तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे सभी को। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आई होप आप सभी को पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। अगर कोई भी कमी हो तो वो भी बताना। योर स्मॉल सपोर्ट इज सो मच फॉर मी। नाउ वी आर गोइंग अहेड। हम आज ऑडिट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो इसमें हमारा लेक्चर 1 है। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट की मीनिंग क्या है? ऑडिटिंग में भी डिफाइंड। एक सेकेंड। इसमें जैसे कि मीनिंग ऑफ ऑडिट है, ऑडिटिंग में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहले मैं इसे पढ़ूंगी, उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and forms. When such examination is conducted so as to express an opinion on true and fair view of financial result and financial position. तो बेसिकली पहले मैं आपको इसके कीवर्ड्स बताती हूँ। जैसे इसमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वो मैं समझाती हूँ। इंडिपेंडेंट क्या होता है? विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, जो किसी से भी इन्फ्लुएंस मतलब बिना इन्फ्लुएंस हुए अपना काम करे। एग्जामिनेशन, सब चीज का एग्जामाइन करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी क्या होता है आपकी? कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। तो इसकी मैं पूरी बता दी हूँ। ऑडिटिंग क्या डिफाइन करता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए एग्जामिन करता है। वो एंटिटी प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब वो एंटिटी प्रॉफिट बनाती है या बिना प्रॉफिट के काम करती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड फॉर्म्स, when such examination is conducted so as to express an opinion, एक्सप्रेस करता है एक ओपिनियन। किस चीज में ओपिनियन? ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब बिल्कुल टोटल सही और क्लियर व्यू, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ये आपकी ऑडिटिंग की डेफिनेशन है। कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे भी ध्यान दें। और इसके कीवर्ड्स सब, ऑडिट में सबसे मैंने कीवर्ड्स याद करने हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे और हाईलाइट भी करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट टू बी इंश्योर्ड, इस पे काफी बार क्वेश्चन भी आया है। पॉइंट टू बी इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीड एनीवन। पॉइंट इसमें इंश्योर करने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चीजों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते जाइए। इसके 6 पॉइंट है। इंश्योर दैट accounts are drawn up with reference to entries in books of account। जो अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन जो एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्रीज पूरी सही से ड्रॉन अप होनी चाहिए। इसमें कोई भी मिसलीड नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंट्रीज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज मनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी एविडेंस आपको मतलब सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। वो वाउचर, जैसे कि वाउचर होता है ना, जिसमें सब पता होता है, एक तरह से प्रूफ होता है, एविडेंस वो होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ एंट्रीज, कोई भी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री ओमिटेड, गलत नहीं होनी चाहिए। सब एंट्री एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा काफी बार क्वेश्चन बना, ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगस। इसका मतलब है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, वो सब क्लियर, साफ और सब अंडरस्टैंड सॉरी अनएम्बिगस होनी चाहिए, जो समझ आए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अमाउंट shown in financial statement are properly classified, described
and disclosure made in conformity with applicable AS. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट शो हो रहा है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए और डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये सब किसमें होने चाहिए? विद एप्लीकेबल एएस, जो भी एएस एप्लीकेबल होता हो उनके अकॉर्डिंग। जैसे अब अकाउंट में एएस पढ़ते हैं ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट financial statement reflect true and fair view of financial result and financial position। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये आगे बढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, इसमें भी काफी बार क्वेश्चंस बने हैं आपके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज पर एसी 200। देखो एग्जाम्स में अगर आप जैसे ऐसे वगैरह लिखेंगे, ऐसे लॉ में सेक्शंस होते हैं, अकाउंट में एएस होते हैं, ये ऐसे होते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखने हैं तो तब लिखना है जब आपको प्रॉपर याद हो, गलत ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसे 200। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट का मतलब आप जानते हैं ना, विदाउट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ऐसा ऑडिटर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं अकाउंटिंग में, ऐसी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी कि ऐसे होते हैं ऑडिट में। ओके, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। इसमें आपको जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा की पूरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री रहे। मतलब कि इसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर कॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कोई भी मिसस्टेटमेंट या तो फ्रॉड धोखे से हो या गलती से, ऐसी मतलब सभी मिसस्टेटमेंट से फ्री रहे। सो एज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर prepared in all material respect as per requirement of applicable financial reporting framework FRF। ये ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि मतलब कोई भी इसमें फ्रॉड वगैरह और एरर नहीं है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे और सब मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, किसके रिक्वायरमेंट में? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, और इस सब के बाद एंड इशू ए रिपोर्ट, ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करेगा ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू एंड फेयर हुए सब कुछ ऐसे। ओके, अब ये है ना सम ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कुछ ही मार्क्स का पूछा है या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई और क्वेश्चन भी ऐड करके दिया है तो सिर्फ आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की डिफिनेशन लिखनी है। अगर सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूछा है और 5-6 मार्क्स का दिया है तो ये नीचे इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको एग्जाम में लिखने हैं। इफ आस्क फॉर 5-6 marks इन एग्जाम, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है मैटेरियलिटी। एज पर ऐसे 322, सॉरी 320, an item of financial statement is considered to be material if it can affect economic decision of users of financial statement। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम, मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कोई मटेरियल, कोई भी मटेरियल यदि कोई इकोनॉमिक डिसीजन, यूजर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है तो वो मटेरियल है, ठीक है। मिस स्टेटमेंट एज पर, इसकी तो आगे बहुत डेफिनेशन है, क्वेश्चन भी आता है हमेशा, आगे काफी है। एज पर एसी 420
मिस स्टेटमेंट इज डिफरेंस इन, कोई मिस स्टेटमेंट में कोई भी गलती से कुछ हो जाए ना, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है अमाउंट में, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, ठीक है, इन चीजों में अगर मिस स्टेटमेंट हो, ये इसके पॉइंट्स हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के। एरर और फ्रॉड, एज पर एस 240, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, अगर कोई गलत अगर कोई खुद से गलत काम किया है या गलत मतलब कोई भी गलत को किया है इंटेंशनली तो फ्रॉड है। वेयर एरर इज अनइंटेंशनल मिस्टेक, जब गलती से मिस्टेक हो जाए उसे एरर कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड गाइडलाइन ऑन बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है और प्रिपेयर्ड जो मतलब प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड गाइडलाइन वगैरह जो बनती है ना, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहता है। इसके एग्जांपल्स भी हैं कुछ। फाइन, आपको एफआरएफ और अच्छे से समझना है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स लिख लेना नीचे। एएस, इंडेस, आईएफआरएस, बीएफआरएस, जीएएपीएस, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओके। और इसमें शायद और साथ में फाइनेंशियल एफआरएफ के दो पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ आईआर, मैं अभी आपको करा देती हूँ, लिख जाऊंगे। टाइप्स ऑफ एफआरएफ, एफआरएफ कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट, कंप्लायंस एफआरएफ, पहले समझ लेते हैं कि कंप्लायंस एफआरएफ का क्या मतलब क्या होता है। जो करो पहले लिखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। जो एफआरएफ आप सभी लिख लेना, वेयर मैनेजमेंट is not permitted to take any deviation from the requirements of FRF, जहाँ पे मैनेजमेंट को परमिशन नहीं होती कोई भी डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ, डेविएशन का क्या मतलब होता है, हटना, जहाँ पे मैनेजमेंट को परमिशन नहीं होती, जो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है उससे हटने की, जो होता है कंप्लायंस एफआरएफ। और इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट लिखेंगे, ये एफआरएफ के दो टाइप्स है ना, इसमें एक होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये क्या होता है, दो एफआरएस, इसे भी पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे। इन विच मैनेजमेंट, ये जस्ट अपोजिट होता है कंप्लायंस एफआरएफ, इज परमिटेड टू टेक डेविएशन फ्रॉम द requirement deviation the requirement of FRF so as to ensure that financial statement reflect
ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें क्या होता है, ये वो एफआरएफ होता है, इनमें मैनेजमेंट को परमिशन होती है टेक डेविएशन, मतलब फ्रॉम रिक्वायरमेंट हो। इसमें मैनेजमेंट को परमिशन होती है कि जो रिक्वायरमेंट है एफआरएफ की, ओ मैंने शायद दो बार लिख दिया, टेक डेविएशन रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ फ्रॉम और यहाँ से अभी कट कर देना, फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें परमिशन होती है कि जो डेविएशन मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ की है उससे वो डेविएशन ले सकता है, मतलब हट सकता है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर। ओके, आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। आगे हम आगे का आगे क्लास में पढ़ेंगे, और साथ में यहाँ तक कि जितने इस पे क्वेश्चन आज तक बने हैं एग्जाम्स में, मैं वो अगली वीडियो में डाल दूंगी। थैंक यू।